नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुलेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। बस मेरे साथ 7 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। आरएसएस ने अयोध्या जमीन विवाद पर अगले महीने आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर एक ट्वीट के जरिए अपील की है कि फैसला जो भी आए उसे सभी को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए और फैसले के बाद देश भर में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना चाहिए। पंजाब सरकार में मंत्री रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान सरकार के करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का न्योता स्वीकार कर लिया है। महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने को लेकर जारी तनातनी के बीच देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। वहीं शिवसेना के विधायक दल की कल बैठक होगी, जिसमें पार्टी की आगे की रणनीति पर सबकी नजरें टिकी होंगी। और बांग्लादेश के ऑलराउंडर शकीब अल हसन पर 2 साल का बैन लगाने के बाद आईसीसी ने हसन को बुकी से व्हाट्सएप पर मिले उन चैट मैसेज को जारी कर दिया, जिनका जवाब न देने पर हसन पर यह कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गंदगी देख खुद साफ सफाई में जुट गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लोगों से मिलने पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर गंदगी देखकर खुद ही फावड़ा लेकर नाली की सफाई करने में जुट गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में कृषि महोत्सव के कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीज बांटने की प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाकर कृषि पदाधिकारी पर कुर्सियां फेंकी और उनके साथ मारपीट की। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में एक कार एक ऑटो से टकराने के बाद नहर में गिर गई, जिसके बाद कार सवार ने अपने 6 महीने के बच्चे को सड़क की तरफ खड़े लोगों की तरफ उछाल दिया, जिसके बाद नदी में गिरे बच्चे को गांव वालों ने तुरंत बाहर निकाला। चेन्नई में ललिता ज्वेलर्स के बेटे और जीआरटी ज्वेलर्स की बेटी की सगाई पार्टी में लोगों को सोने की थाली में खाना परोसा गया। दिल्ली में भैया दूज से महिलाओं को डीटीसी बस में मुफ्त सफर की सौगात देने के बाद बुधवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने डीटीसी के बस में सफर कर महिलाओं से उनकी राय जानी। यूपी में दिवाली पर ग्रेटर नोएडा दादरी हाईवे पर कार सवार युवकों ने सफर की सौगात देने के बाद बुधवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने डीटीसी के बस में सफर कर महिलाओं से उनकी राय जानी। यूपी में दिवाली पर ग्रेटर नोएडा दादरी हाईवे पर कार सवार युवकों ने चलती कार की छत पर पटाखे फोड़े, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। यूपी के आगरा कैंट रेलवे संस्थान में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मिस यूनियन के एक अधिवेशन में मामूली विवाद पर 2 पक्षों के बीच जमकर हंगामा और झड़प हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुंबई लोकल ट्रेन में टिकटॉक वीडियो बनाते समय स्टंट करने वाले 28 साल के एक युवक का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, जिसके बाद उसे 2 दिन की कस्टडी में भेजा गया। पंजाब के अमृतसर में संगतपुरा गांव में करीब 7 एकड़ में फैले एक डंपिंग ग्राउंड में 2 दिन से भीषण आग लगी है, जिससे निकल रहे धुएं की वजह से आसपास रह रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित ग्लोबल माइनिंग कॉन्फ्रेंस का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने पेपर स्प्रे का इस्तेमाल कर 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में आयोजित कृषि महोत्सव में तब अफरा तफरी मच गई जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीज वितरण में गोलमाल का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और मारपीट शुरू कर दी, जिसकी शुरुआत कार्यक्रम में कुर्सियां फेंकने से हुई। कृषि महोत्सव के तहत अच्छा खासा वर्कशॉप चल रहा था, लेकिन आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक कृषि पदाधिकारी पर हल्ला बोल दिया। पहले कुर्सियां चली और फिर नौबत लात घूंसों तक पहुंच गई।
कार्यक्रम में जुटे लोगों ने शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन ये अपील नक्कार खाने में तूती की आवाज साबित हुई। हंगामा बढ़ता गया और इस दौरान जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के हमले से ब्लॉक कृषि पदाधिकारी को गंभीर चोट आई। इसके अलावा एक महिला कृषि वैज्ञानिक को भी चोट आई। इतना ही नहीं, मामूली तौर पर कई दूसरे लोग भी जख्मी हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ब्लॉक में बीज वितरण में घपलेबाजी हुई है। इसके लिए कृषि पदाधिकारी को जिम्मेदार बताते हुए कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और मारपीट की। जो गुंडागर्दी की है, इस सब लोगों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा किसी भी पदाधिकारी को कोई मारपीट या दुर्व्यवहार नहीं कर सके। अगर प्रखंड कृषि पदाधिकारी गलत किए थे तो इसकी शिकायत जिलाधिकारी से या ऊपर करनी चाहिए। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने किसी तरह समझा बुझाकर हंगामा खत्म करवाया। वहीं कृषि पदाधिकारी ने इस मामले में दर्जन भर लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के ओरछा में एक कार नहर में गिर गई। दरअसल उल्टी तरफ से आ रहे एक टेम्पो को बचाने के चक्कर में कार ने बैलेंस खो दिया और नहर में समा गई। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा गया कि एक ऑटो और एक कार की टक्कर एक ऐसे पुल पर हुई जिसमें रेलिंग नहीं लगी हुई थी। टक्कर के बाद कार का संतुलन बिगड़ जाता है और कार देखते ही देखते सड़क से पानी में गिर जाती है। इधर हादसे के बाद ऑटो चालक ने ऑटो को रोका और फिर कुछ पल बाद वो ऑटो वहां से भगा ले जाता है। उधर पल पल पानी में कार डूबती चली जाती है और कार में बैठे लोग अपनी जान बचाने की जद्दोजहद करते देखे गए। इसी बीच पुल पर लोगों का जमावड़ा लग गया। वहां खड़ा हर शख्स मदद करना चाहता था, लेकिन शायद वो सोच रहे थे कि पहले कौन करेगा। इधर पानी में डूब रही कार से एक शख्स बच्चे को लेकर किसी तरह कार के बोनट पर खड़ा हुआ और खुद को चारों तरफ से पानी से घिरा पाने पर उसने बच्चे को बचाना ठीक समझा और बच्चे को पुल पर बैठे लोगों की तरफ उछाल कर फेंक दिया। लेकिन पुल पर बैठे लोग बच्चे को कैच नहीं कर पाए। बच्चा पुल की दीवार से टकराने से बचा, लेकिन पानी में समा गया। इसके बाद पुल पर बैठा शख्स पानी में कूद गया। साथ ही बच्चे को फेंकने वाला शख्स भी बच्चे को बचाने के लिए तैरकर उसके पास पहुंचा और जैसे तैसे बच्चे को पानी से निकाला गया। लेकिन पुल पर बैठे लोगों तक बच्चे को कैसे पहुंचाएं, ये सवाल अभी भी था, क्योंकि पुल पर बैठे लोगों तक हाथ नहीं पहुंच रहा था। इस दौरान किसी ने एक लाल रंग का कपड़ा नीचे लटकाया, जिसमें बच्चे को लपेटा गया। हालांकि इसी दौरान एक शख्स ने लटक कर बच्चे का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर खींच लिया। ये नजारा जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन अभी भी कार में बैठे लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। जिस दौरान बच्चे को ऊपर लाने की कवायद चल रही थी, उसी दौरान एक शख्स लोगों को बचाने के लिए पानी में कूदने की तैयारी में था। इसके बाद उसने पानी में छलांग लगा दी और डूब रही कार के पास पहुंचा। हालांकि इस दौरान कार में बैठी महिलाएं खिड़की के रास्ते जैसे तैसे कार के ऊपर आ चुकी थी, लेकिन चारों ही तरफ पानी ही पानी होने से उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। इसके बाद जैसे तैसे सभी 5 कार सवारों को बचा लिया गया। हालांकि इस हादसे को जिसने भी देखा उसने दांतों तले उंगली दबा ली। यूपी की राजधानी लखनऊ में योगी सरकार ने जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाने जा रही है। इस प्रेरणा स्थल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियां लगाई जाएंगी। मूर्तियों के अलावा तीनों व्यक्तियों से जुड़ी प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिससे लोग यहां आकर इनकी जिंदगी से जुड़ी कई बातों को जाने और इनसे प्रेरणा लें। ये प्रेरणा स्थल लखनऊ में गोमती नदी के किनारे करीब 67 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। इसमें 10,000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी और साथ ही लाखों लोगों की जनसभा के लिए एक बड़ा मैदान भी बनाया जाएगा। पीएम मोदी सऊदी अरब से लौट आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के सऊदी अरब दौरे के बाद दिल्ली लौट आए। इस दौरे पर भारत और सऊदी अरब ने तेल, गैस, रक्षा समेत कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। हैदराबाद में ब्लड कैंसर से जूझ रही एक 17 साल की लड़की की इच्छा पूरी करते हुए उसे 1 दिन के लिए पुलिस कमिश्नर बनाया गया। दिल्ली में हुई जेडीयू की बैठक में सर्वसम्मति से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। कानपुर में पत्रकार विजय गुप्ता की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि विजय की हत्या उसके ही 2 भाइयों ने की है और उसके शव को उन्नाव के जंगल में फेंक दिया। ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों की हड़ताल पर हैदराबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से आरटीसी में 31% हिस्सेदारी पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। पंजाब और हरियाणा में जलाई जा रही पराली और दिवाली पर जमकर फोड़े गए पटाखों की वजह से दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के स्तर पर बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गया।
हैदराबाद में बुल फेस्टिवल के मौके पर लोगों ने भैंसों को सजाया और नाच गानों के साथ जमकर जश्न मनाया। हरियाणा के पंचकुला में ईडी की विशेष अदालत में एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा पेश हुए। राजस्थान के अजमेर में गांधी चौक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साउथ इंडियन सुपरस्टार विजय के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने चेन्नई के सालिग्राम में मौजूद विजय के घर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मुंबई में अपनी फिल्म बाला के प्रमोशन के दौरान अभिनेता आयुष्मान खुराना और यामी गौतम ने खूब मस्ती की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक डीटीसी बस में पहुंचे तो उसमें सफर कर रही महिलाओं ने उनका आभार जताया। केजरीवाल सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए सफर फ्री कर दिया है, जिस पर महिलाओं का फीडबैक लेने के लिए सीएम केजरीवाल ने खुद बसों में यात्रा की। कोई पैसा नहीं लगा, बहुत खुश है हम। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा काम किया सर आपने। पहली सरकार है जिसने हम महिलाओं के लिए सोचा है। बस में सफर कर रही महिलाओं ने अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद कहा और सरकार के इस फैसले को फायदेमंद बताया। एक महिला तो इतनी भावुक हुई कि उसने सीएम के पैर छू लिए। केजरीवाल सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए सफर फ्री करने के साथ 13,000 मार्शल्स की नियुक्ति भी की है। मकसद है बसों में महिलाओं को सुरक्षा मिले। बसेस में डीटीसी बस में सफर करते मुख्यमंत्री लोगों से मिलते गए, सफर मुफ्त होने पर महिलाओं की राय लेते गए और साथ ही तस्दीक करते गए कि महिलाओं को गुलाबी रंग का फ्री पास मिला है या नहीं। केजरीवाल सरकार के इस फैसले पर अलग अलग पहलू से चर्चा हो रही है। कोई इसे महिलाओं का सशक्तिकरण बता रहा है तो कोई सरकार पर बढ़े आर्थिक बोझ की चिंता कर रहा है। मुख्यमंत्री का मानना है कि इससे महिलाओं को बाहर निकलने की आजादी मिलेगी। ये एक ऐसा कदम है जिससे महिलाएं दूर दूर काम के लिए जा पाएंगी, कॉलेज के लिए जा पाएंगी, स्कूल के लिए जा पाएंगी, उनको 2 बार सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन इस फैसले का एक सियासी पहलू भी है। चुनाव सिर पर है और जानकार मान रहे हैं कि बस की मुफ्त सेवा केजरीवाल के लिए चुनाव में मेवा साबित हो सकती है। इन्होंने बिजली, पानी, बहुत चीजें, बहुत सुविधा करी है दिल्ली के लिए। मैं तो चाहती प्रधानमंत्री भी यही बने अगले। अलग अलग बसों में सफर करते हुए केजरीवाल ने दिल्ली का मूड देखा और ये देखकर निश्चिंत हुए कि उनके फैसले का अच्छा असर है। अब विपक्ष सवाल करे तो करता रहे। मुझे बड़ी दुख है कि विपक्ष जो है वो इसका विरोध कर रहा है। हर अच्छे काम का स्वागत करना चाहिए, अच्छे काम में राजनीति नहीं करनी चाहिए। हालांकि तय है कि मुफ्त बस सेवा पर दिल्ली में सियासत तेज होगी। भोपाल के स्मैक नाम के रेस्टोरेंट में जमकर बवाल हुआ। खाना मिलने में हुई देरी से नाराज कुछ लोग रेस्टोरेंट के किचन में जा पहुंचे। इसके बाद रेस्टोरेंट चलाने वाले ने जब उन्हें किचन में आने से रोका तो दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि रेस्तरां में खाना खाने पहुंचे परिवार में से एक शख्स किचन में जा पहुंचा और ऑर्डर में देरी को लेकर गुस्से से आग बबूला हो गया। इस पर किचन में मौजूद एक शख्स ने नारंगी रंग की टी-शर्ट पहने आदमी को बाहर जाने को कहा। ये बहस चल ही रही थी कि इसी दौरान खाना खाने पहुंचे लोगों में से एक लड़का अंदर आया और किचन में काम करने वाले उसी कर्मचारी से उलझ पड़ा जिससे पहला शख्स बहस कर रहा था। देखिए कैसे दोनों के बीच पहले कॉलर पकड़म पकड़ाई हुई, इसके बाद लात घूंसे चलने लगे। इसी बीच कुछ लोग दोनों को छुड़ाने की कोशिश करने में जुटे थे तो कुछ हाथापाई करने में। देखिए कैसे नारंगी टी-शर्ट पहने शख्स ने एक डोंगा उठाया और उसे उछाल दिया। इसके बाद खाना खाने पहुंचे परिवार और रेस्तरां के कर्मचारियों के बीच तंदूर की रॉड से हमले होने लगे। इस दौरान पहले तंदूर की रॉड की छीना झपटी हुई, इसके बाद लात, थप्पड़ और घूंसे चले। लेकिन जैसे ही तंदूर की रॉड किचन के कर्मचारी के हाथ में आई, उसने जोरदार तरीके से लड़के पर एक के बाद एक कई बार किए, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। हालांकि इस दौरान उस लड़के को जैसे तैसे वहां से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन किचन के शेफ उसे लगातार पीटते रहे। इस बीच लगा कि मामला शांत हो जाएगा, लेकिन किचन में काम करने वाला शख्स एक बार फिर तंदूर की रॉड लेकर जैसे ही लड़के के पास आया तो लड़का फिर से भड़क गया और हाथापाई शुरू हो गई। तंदूर की रॉड पकड़े शख्स ने लड़के को नीचे गिरा दिया और लात घूंसे से पीटने लगा। इस दौरान किचन के दूसरे कर्मचारी भी हाथों में तंदूर की रॉड और शमशीरें पकड़े मारने को खड़े दिखे। जिसके हाथ जो लगा उसने उसी को हथियार बना लिया और एक दूसरे पर हमला करते दिखे। हालांकि रेस्तरां में मौजूद कुछ कर्मचारी और खाना खाने वाले लोग पहुंचे और मामले को शांत करवाते दिखे। मारपीट करने वालों को समझा बुझाकर अलग करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी बात का कोई असर नहीं हुआ। दरअसल भोपाल का एक कॉन्ट्रैक्टर परिवार अपने दोस्तों के साथ स्मैक रेस्टोरेंट में सोमवार को डिनर के लिए पहुंचा था।
खाने का ऑर्डर देने के बाद सभी लोग गपशप करने में मशगूल हो गए। ऑर्डर देने के 40 मिनट बाद भी जब खाना सर्व नहीं हुआ तो बिल्डर और उसके साथियों का सब्र जवाब दे गया और सभी ने हंगामा शुरू कर दिया। एक दूसरे सीसीटीवी में देखिए कैसे कॉन्ट्रैक्टर के साथ आए एक व्यक्ति ने कांच की बोतल फोड़कर रेस्टोरेंट के कर्मचारी पर हमला कर दिया। हालांकि खाना खाने पहुंची एक महिला ने उन्हें ऐसा करने से रोका, लेकिन गुस्साए लोग नहीं माने। इस दौरान कुछ लोग रेस्तरां में रखा सामान तोड़ फोड़ करते हुए देखे गए और हंगामा करते हुए सभी लोग रेस्टोरेंट के किचन में पहुंच गए। कॉन्ट्रैक्टर के परिवार के साथ आए एक लड़के ने तो किचन के मैनेजर से मारपीट शुरू कर दी। अपने मैनेजर को पिटता देख कुक ने तंदूर से रोटी निकालने वाली रॉड से बिल्डर और उसके साथ आए लोगों को पीट दिया। इस दौरान खाना खाने पहुंची कुछ महिलाओं ने भी रेस्टोरेंट का सामान उठाकर फेंका और रेस्टोरेंट की महिला कर्मचारियों से हाथापाई करने लगी। काफी देर तक किसी तरह महिला कर्मचारी अपना बचाव करती दिखी। शाहपुरा पुलिस के मुताबिक चूना भट्टी इलाके में रहने वाले कॉन्ट्रैक्टर मोहनलाल भटेजा का परिवार सोमवार रात करीब 9:30 बजे जन्मदिन की पार्टी मनाने 18 लोगों के साथ स्मैक रेस्टोरेंट पहुंचा था। ऑर्डर देने के बाद भी कर्मचारी खाना लगाने में देरी कर रहे थे। टेबल पर प्लेट के साथ चम्मच नहीं रखी गई थी, सलाद में प्याज नहीं था। वेटर से बार बार खाना लगाने की गुजारिश करने पर भी उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था। इसके बाद गुस्से में खाना खाने पहुंचा एक विक्की नाम का शख्स किचन में गया तो वहां मौजूद पुष्पेंद्र नाम के व्यक्ति ने उसे बाहर जाने को कहा, जिसके बाद देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। कस्टमर्स आए थे कुछ, उन्हें खाना पसंद नहीं आया था, बार बार चेंज करवा रहे थे, तो वो जाके किचन में फिर मारपीट करने लगे हमारे बंदों के साथ और उन्होंने गाली भी बकी और हम लोग गर्ल्स वगैरह मिलके सब बचा रहे थे तो बीच बचाव में वो लोग गंदी तरीके से छूने भी लगे हमारी गर्ल्स को और गाली बक रहे थे और मारा पीटी हमारी लड़कियों के साथ भी हुई। पूरा हमारा रेस्टोरेंट तोड़ दिया, किचन में घुस के पूरी तोड़ाफोड़ी कर दी। इस बीच शाहपुरा थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच कर रही है। जो गेस्ट खाना खाने के लिए आए हुए थे वो खाना कुछ लेट होने के कारण उनका आपस में होटल के वेटर के साथ में और वहाँ के प्रबंधक के साथ में झगड़ा हो गया था, जिसमें उन्होंने खाना वगैरह पलटा दिया था और किचन में भी तोड़फोड़ की थी। इस पर जो पक्ष खाना खाने के लिए गया था उसकी तरफ से होटल प्रबंधन और उनके कर्मचारी को प्रकट प्रतिबद्ध किया गया। दूसरी तरफ से होटल के प्रबंधन और कर्मचारियों के साथ भी जो मारपीट की गई उनके द्वारा उसमें उनकी तरफ से FIR की गई। अब गलती किसकी है और किसकी वजह से मारपीट की नौबत आई ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर खाना खाने पहुंचा परिवार रेस्टोरेंट के कर्मचारी जरा सा संयम दिखाते तो रेस्टोरेंट में हुई इस मारपीट से बचा जा सकता था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी फिर से विदेश यात्रा पर चले गए हैं। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी सोमवार को ही विदेश दौरे के लिए रवाना हो गए। माना जा रहा है कि राहुल 1 हफ्ते तक विदेश में रहेंगे। हालांकि राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाए गए तो कांग्रेस नेता रणदीप से सांसद राहुल गांधी फिर से विदेश यात्रा पर चले गए हैं। खबरों के मुताबिक राहुल गांधी सोमवार को ही विदेश दौरे के लिए रवाना हो गए। माना जा रहा है कि राहुल 1 हफ्ते तक विदेश में रहेंगे। हालांकि राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाए गए तो कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सफाई दी। सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी पहले भी समय समय पर आध्यात्मिक दौरों पर विदेश जाते रहे हैं। राहुल गांधी अक्टूबर में पहले हफ्ते में कंबोडिया की यात्रा पर गए थे, जबकि उस समय हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार चरम पर था। हालांकि राहुल वापस आए और उन्होंने हरियाणा में 2 और महाराष्ट्र में 5 रैलियों को संबोधित किया। इस बीच बीजेपी ने राहुल गांधी के विदेश दौरे पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी को उनके कार्यक्रम की जानकारी देनी चाहिए। मध्य प्रदेश में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पलट जाने से 4 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक शख्स ने दूसरी महिला से अवैध संबंध को लेकर हुए झगड़े में अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के बीच सियासी तनाव के बीच मातोश्री के बाहर लगे पोस्टर में आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बता दिया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के दौरान इंटरनेट सेवा बंद करने को सही बताते हुए कहा कि इससे आतंकी घटनाओं को रोकने में मदद मिली। केंद्र सरकार सोशल सिक्योरिटी एंड ग्रेच्युटी नियम में बदलाव कर ग्रेच्युटी के लिए निर्धारित 5 साल की अवधि को कम कर 1 साल कर सकती है। लेबनान में 17 अक्टूबर को व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर पर मैसेज और कॉलिंग पर टैक्स लगाने के जोरदार विरोध के बाद प्रधानमंत्री साद हरीरी को इस्तीफा देना पड़ा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के समय से पहले चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद ब्रिटेन में 12 दिसंबर को आम चुनाव होंगे।
भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए स्थिति को चिंताजनक बताया। टीम इंडिया पहली बार डे नाइट टेस्ट मैच खेलेगी, जो 22 नवंबर से बांग्लादेश के साथ ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। आईसीसी की आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में हटाए गए बांग्लादेश क्रिकेट के कप्तान शकीब अल हसन की जगह महमूदुल्लाह को कमान मिली है। महाराष्ट्र में सीएम पद पर जारी घमासान के बीच बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया। हालांकि शिवसेना अपनी मांग से पीछे नहीं हटी है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि सरकार शिवसेना के साथ ही बनेगी, जिसमें मुख्यमंत्री फडणवीस ही होंगे। और मुंबई में विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद खुद मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकार बनाने को लेकर शिवसेना के साथ जो उलझने हैं उन्हें जल्द दूर कर लिया जाएगा। आणि जनतेने देखील महायुतीला भरघोस अशा प्रकारचं अतिशय क्लिअर, अतिशय स्पष्ट अशा प्रकारचं मॅन्डेट दिलेलं आहे। त्यामुळे कोणीही कुठलीही शंका करण्याचं कारण नाहीये। महायुतीचं सरकार स्थापन होणार आहे, लवकरच ते स्थापन होणार आहे। भगवा रंग की पगड़ी पहने देवेंद्र फडणवीस ने जीत के लिए बीजेपी के आला नेताओं के साथ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का भी आभार जताया। यानी तीखी बयानबाजी के बाद बीजेपी की कोशिश माहौल नरम करने की है। शिवसेना के साथ में ही बनेंगे। मुझे लगता है रघुकुल रीत सदा चली आई। जनादेश शिवसेना भाजपा आरपीआई महायुति को है। नाराजगी जो है वो चर्चा और संवाद के साथ समाप्त हो जाएगी। संवाद शुरू हो जाएगा चाय के मधुरता के साथ, फिर ये कड़वाहट दूर हो जाएगी। चर्चा है कि सरकार बनाने के लिए बीजेपी की ओर से शिवसेना को एक नया फॉर्मूला दिया गया है, जिसके तहत शिवसेना को डिप्टी सीएम के साथ 13 विभागों का ऑफर है। लेकिन इस मामले में अभी शिवसेना ने पत्ते नहीं खोले हैं, बल्कि मातोश्री के आगे एक बड़ा सा बैनर लगा दिखा, जिस पर आदित्य ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने का ऐलान भी कर दिया गया। यानी शिवसेना 50-50 फॉर्मूले के अपने स्टैंड पर कायम है। बीजेपी ने साफ साफ मना कर दिया है कि ऐसा कोई भी वादा सीएम पोस्ट को लेकर नहीं हुआ था, लेकिन शिवसेना लगातार इस बात पर अड़ी हुई है कि उसे 50-50 का फार्मूला लागू करना ही होगा। और महाराष्ट्र में 2.5 साल का मुख्यमंत्री, 2.5 साल शिवसेना और 2.5 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाना ही होगा। और 2.5 साल के पहला मुख्यमंत्री शिवसेना चुना होगा, जिसके लिए उसने आदित्य ठाकरे का नाम सुझाया है। इस दौरान मातोश्री में शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। शिवसेना का अगला कदम क्या होगा, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। यानी बीजेपी से तनातनी भी कायम है। शिवसेना को या सावना को ये डैमेज कंट्रोल, ये कंट्रोल, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो हम है वो हम है। कब तक सरकार बनेगी सर? सरकार कब तक बनेगी? जब बननी है तब बनेगी। कब लगातार सर? जब बननी है तो बनेगी ना। महाराष्ट्र के कुंडले में जो लिखा है उस कुंडले के हिसाब से बनेगी। गुरुवार को शिवसेना के विधायकों की बैठक होगी। चर्चा है कि आदित्य ठाकरे को विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। मुमकिन है सरकार बनाने को लेकर शिवसेना का रुख उसके बाद ही साफ हो। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस वालों को छठ के मौके पर छुट्टी देने से पहले छठी मैया की कसम वाली शपथ पत्र दिए गए। ये पत्र सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस आवेदन पत्र में लिखा है, हे छठी मैया, अगर मैं झूठ बोलकर छुट्टी ले रहा हूं तो उसी समय मेरे बच्चे और मेरे समस्त परिवार पर घोर विपत्ति आ जाए। इस शपथ पत्र में छुट्टी लेने वाले पुलिसकर्मी के नाम और हस्ताक्षर के साथ वो कितने साल से छठ करता आया है, इस बात की जानकारी भी ली गई है। जानकारी के मुताबिक छठ पर छुट्टी के लिए अब तक 85 पुलिसकर्मियों ने ऐसे शपथ पत्र भरकर आवेदन किया है। खबरों के मुताबिक छठ पर्व के लिए छुट्टी नहीं मिलने के कारण पुलिस वाले तरह तरह के बहाने बनाकर आवेदन कर रहे थे, जिसके बाद आवेदन पत्र पर पुलिसकर्मी को छठी मैया की कसम दिलाई गई। इस मामले में समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिला मुख्यालय ने ऐसे किसी भी शपथ पत्र के साथ आवेदन पत्र लेने का कोई निर्देश या आदेश नहीं दिया है। फिलहाल इस मामले की जांच करने के आदेश जरूर दे दिए गए। संज्ञान में ऐसी कोई जानकारी नहीं है और विभागीय स्तर से कोई भी इस तरह का शपथ पत्र नहीं जारी किया गया है, न कोई छुट्टी के लिए इस तरह का कोई आदेश हुआ है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने ऐसा कोई, मेरे संज्ञान में कोई बात नहीं है, इस तरह का कोई आदेश निर्गत नहीं हुआ है। और आंख कान खोल के मैं भी वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे जेल में गैंगस्टर की शादी में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों ने एक बार फिर से अपने पैसों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान खाता धारकों ने मोदी सरकार के साथ साथ आरबीआई को भी जमकर कोसा। इसके लिए पीएमसी ग्राहक एक बार फिर आजाद मैदान पर इकट्ठा हुए और गाना गाकर आरबीआई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उसे गठजोड़ है, बस चलता हम पे जोर है, हर तरफ ये शोर है, आरबीआई शोर है। बैंकों से गठजोड़ है, हम पे चलता जोर है, हर तरफ ये शोर है, आरबीआई।
आरबीआई चोर है, आरबीआई चोर है, जीवन भर कमाया बैंक में रख के आया, रात जनक आरबीआई ने बैंक में ताला लगाया, उठने लगा शोर है, बात अब श्योर है, आरबीआई प्रदर्शनकारियों ने आरबीआई को चोर तो करार दिया ही, साथ ही धांधली के लिए बैंकों से सांठगांठ होने का आरोप भी जड़ दिया। आरबीआई की सेटिंग, वी आर लाइक बेगिंग, वी आर लाइक बेगिंग, ओनली वेटिंग वेटिंग, गवर्नमेंट रंग छोड़ है, हमको दिया निचोड़ है, आरबीआई 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 आरबीआई। प्रदर्शनकारियों ने गाने के जरिए ही पीएम मोदी और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी तंज कसे और पीएमसी घोटाले पर उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए। पीएम ने न कुछ बोला, सीएम ने मुंह खोला, कोर्ट ऑफ कंडक्ट है, हम घूम रहे हैं झोला, दिखती नहीं भोर है, मिलता नहीं छोर है, आरबीआई आरबीआई। आरबीआई के खिलाफ गाए इस गाने की एक एक लाइन में ग्राहकों का दर्द शामिल था, क्योंकि उन्हें उनकी ही मेहनत की कमाई के लिए खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं। खून के आंसू रोते अपनों को जो खोते, कुर्सी वाले अहंकारी चैन की नींदें सोते, जिंदगी झकझोर है, सांसों में हिलोर है, आरबीआई आरबीआई आरबीआई। प्रदर्शनकारियों ने थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि अपने पूरे पैसों की मांग की और दलील दी कि वो भिखारी नहीं है जो अपने पैसों की भीख मांगे। मेरे अपने पैसे खर्च करूं मैं कैसे, सरकारी तंत्र के कानून कैसे कैसे, 1 2 का 4 है, जिंदगी कमजोर है, 1 2 का जिंदगी कमजोर है, आरबीआई आरबीआई। हालांकि जैसे ही आरबीआई के खिलाफ ये गाना खत्म हुआ, आजाद मैदान है, 1 2 का जिंदगी कमजोर है, आरबीआई आरबीआई। हालांकि जैसे ही आरबीआई के खिलाफ ये गाना खत्म हुआ, आजाद मैदान में बैठे लोगों ने आरबीआई नहीं बल्कि चौकीदार को ही चोर करार दे दिया। चौकीदार ही चोर है, चौकीदार ही चोर है। इस दौरान आरबीआई से बातचीत विफल होने पर नाराजगी जताते हुए ग्राहकों ने आरबीआई गेट वेल सून के नारे भी लगाए और अपने पैसे तुरंत देने की मांग की। ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है, जो अपने पैसे से चिंता है। यही अगर अंबानी का लड़का है तो उसको मना करेंगे आने को? अडानी को मना कर सकते हैं, विजय माल्या को मना कर सके, किसी को नहीं मना किया। सर मैंने ये क्वेश्चन 100 बार पूछ चुका हूँ, एक और बार पूछ रहा हूँ आपकी मीडिया के थ्रू कि जब इनको पैसे दिए जाते हैं हमको क्यों नहीं बताया जाता है, और जब लुट जाते हैं तो हमको मैसेज क्यों आता है कि आप लुट गए और आपको 1 लाख रुपया मिलेगा, कब मिलेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इससे पहले मंगलवार मध्यस्थता करने पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया को भी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल आरबीआई ने हजारों करोड़ का कथित घोटाला सामने आने के बाद से पीएमसी बैंक पर पाबंदियां लगाई थी। पाबंदियों के बाद शुरुआत में बैंक से 10,000 रुपए निकालने की अनुमति दी गई, जिसके चलते जमाकर्ताओं के बीच दहशत मच गई। आरबीआई ने इसके बाद पैसा निकालने की सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी, लेकिन ग्राहक अब भी भड़के हुए हैं। जेल में सलाखों के पीछे सजा दी जाती है, लेकिन कभी सुना है कि जेल की सलाखों के पीछे शादी की शहनाई बज रही हो? नहीं ना। लेकिन पंजाब की नाभा की एक जेल में गैंगस्टर की शादी हुई है और शादी में पुलिस वाले बाराती बनकर पहुंचे। जेल के अंदर शादी की तैयारी चल रही है, पुलिस वाले बाराती हैं। जेल में शादी का मंडप सजा है और लाल जोड़े में दुल्हन मौजूद है। इतिहास में आज तक जो नहीं हुआ वो पंजाब की नाभा जेल में हो रहा है। जेल की सलाखों के पीछे बंद गैंगस्टर की शादी हो रही है। देखिए, दुल्हन लाल जोड़े में पुलिस वालों की मौजूदगी में जेल के अंदर है। जेल के चारों ओर कड़ा पहरा है और जेल के अंदर शादी की रस्में पूरी की जा रही है। नाभा की मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में बंद गैंगस्टर मनदीप सिंह की शादी के लिए पूरा पुलिस प्रशासन मौजूद है। मनदीप सिंह डबल मर्डर के केस में जेल में बंद है और उसे उम्र कैद की सजा हुई है। उस पर पहले भी 8 मुकदमे दर्ज हैं। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਰੀਬ 25-30 ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ। दरअसल गैंगस्टर मनदीप सिंह ने अपनी शादी को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 30 अक्टूबर को उसकी शादी की तारीख मुकर्रर कर दी और फिर जेल में ही मनदीप सिंह की शादी की तैयारी शुरू हो गई।
पुलिस वालों की मौजूदगी में बाकायदा मनदीप सिंह को दूल्हा बनाया गया, उसकी दुल्हन को जेल में लाया गया और शादी की रस्म पूरी की गई। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी गैंगस्टर की शादी जेल में हो रही है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, इसीलिए जेल में हुई अनोखी शादी हर तरफ सुर्खियों में है। चिदम्बरम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं 1 दिन की कस्टडी बढ़ाने की प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी खारिज कर दी गई। दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए घर घर मास्क पहुंचाने के लिए सभी निजी और सरकारी स्कूलों में मास्क बांटेगी, जिसके तहत 1 हफ्ते में 50 लाख मास्क बांटे जाएंगे। दिल्ली में जो भी बन सकता है, दिल्ली की जनता भी कर रही है, दिल्ली सरकार भी कर रही है। परसों से हम मास्क भी स्कूलों के बच्चों के जरिए बांटना चालू कर देंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने मॉब लिंचिंग केस में पहलू खान और उनके बेटों के खिलाफ गो तस्करी के संबंध में दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने साफ सुथरे पर्यावरण का संदेश देने के लिए इस्लामपुरा विधानसभा इलाके में साइकिल चलाकर लोगों से साइकिल इस्तेमाल करने की अपील की। मुंबई में मौजूदा सियासी हलचल के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई, जिसमें अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता शामिल हुए। पाकिस्तान के करतारपुर गलियारे से गुरुद्वारा दरबार साहिब जाने वाले पहले भारतीय जत्थे में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के सांसद विधायक समेत 575 लोग शामिल होंगे। बिहार के जहानाबाद में पुलिस ने 44 मोबाइल के साथ 4 चोरों को गिरफ्तार किया, जिन पर सितंबर महीने में एक दुकान से मोबाइल चुराने का आरोप था। वाराणसी के कैंट थाना इलाके में आर्थिक तंगी से परेशान एक शख्स ने पत्नी सहित 2 बच्चों को जहर देकर खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी। उत्तर प्रदेश के शामली में गोवर्धन पूजा के दौरान पिस्तौल और राइफल से हर्ष फायरिंग करने के आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हरियाणा के करनाल में एक किसान के बेटे ने अपने दादा का सपना पूरा करने के लिए हेलीकॉप्टर से अपनी दुल्हन को लेकर गांव पहुंचा। लगातार तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 220 अंकों की तेजी के साथ 40,051 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 57 अंकों की बढ़त के साथ 11,844 के स्तर पर बंद हुआ। कश्मीर दौरा खत्म होने के बाद यूरोपियन यूनियन के सांसदों ने साफ लफ्जों में कहा कि कश्मीर जन्नत है, जिसे पाकिस्तान आतंकियों के सहारे बर्बाद करना चाहता है। लेकिन जहां विदेशी सांसदों ने कश्मीर के मुद्दे पर सरकार का साथ दिया, वहीं विपक्ष 2-2 हाथ के लिए तैयार दिखा। 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर में घूमकर स्थानीय लोगों से बात कर और अपनी आंखों से पाक प्रायोजित आतंकवाद के सबूत देखकर यूरोपियन यूनियन के 23 सांसदों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सूरत हाल बताया, उससे एक बार फिर कांग्रेस सहित वो तमाम विपक्षी पार्टियां कटघरे में खड़ी हो चुकी हैं, जो धारा 370 हटाए जाने के फैसले को गलत और कश्मीर में लोकतंत्र के दमन का आरोप लगाती है। ईयू सांसदों ने कहा कि कश्मीर की समस्या आतंकवाद है, जबकि विपक्षी दलों को वहां सुरक्षा बलों की तैनाती से खतरा नजर आता है। अगर यूरोपियन डेलीगेशन जा रहा है तो आपने यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के लोग जाना चाहते थे, उन्हें आपने क्यों रोक दिया? यूरोपियन यूनियन को भेजकर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट का अपमान हुआ है। आरोप कश्मीर में मीडिया की पाबंदी पर भी लगते हैं, मगर ईयू सांसद भारत में मीडिया की स्वतंत्रता से हैरान रह गए। उन्हें मलाल है तो इस बात का कि एक तबके ने उनके दौरे की गलत रिपोर्टिंग की। By watching the TV news last night, because I saw that some Indian channels had gave a quite wrong presentation of our visit. Even some had insulted us, presented us as fascist, Islamophobe, racist, which is absolutely not the case. It is present by the college that it's a multi-party delegation with absolutely nobody who could be considered as a fascist, racist or Islamophobe. I think myself, if I was treated like that in my country, I would put the media to the court. ये तो ऑफिशियल डेलीगेशन है ही नहीं।
क्यों ऑफिशियल डेलीगेशन जब है ही नहीं तो आपने क्यों बुलाया उनको? और ऐसे लोगों को जो मुसलमानों से, इस्लाम से हेटरेट करते हैं, जो हिटलर को चाहने वाले हैं, ओपनली इसमें से कई एमपी ऐसे हैं जो हिटलर को चाहने वाले हैं, फासिस्ट हैं पूरे, आप उनको दिखा रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, उनको अपना दोस्त समझ रहे हैं। EU सांसदों ने कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले को भारत का आंतरिक मामला बताया और कश्मीर की बेहतरी के लिए उठाए जा रहे कदमों की तारीफ की। मगर सवाल है कि क्या इन विदेशी सांसदों की तारीफ का सर्टिफिकेट भारत के कुछ काम आएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के सांसदों का यह दौरा सरकारी नहीं, निजी था। सरकार का कहना है कि EU सांसदों के कश्मीर दौरे से दुनिया में अच्छा संदेश गया है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि सांसदों का दौरा सरकारी नहीं बल्कि प्रायोजित था। यूरोपियन सांसदों के 2 दिन का कश्मीर दौरा खत्म हो गया, मगर नहीं खत्म हो रहे तो दौरे पर उठते सवाल, और उन सवालों के बीच बार बार आता इस महिला का नाम। इस महिला का नाम है माडी शर्मा। बताया जा रहा है कि माडी ने यूरोपियन सांसदों के कश्मीर दौरे की पूरी प्लानिंग की, उन्हें न्योता दिया, पीएम से मिलाया और कश्मीर तक पहुंचाया। इतनी बड़ी गलती, ये तो इनको जवाब देना है सरकार को कि है कौन ये लोग? इनके सरकार के तो नहीं है, यूरोपियन यूनियन के ताल्लुक ही नहीं है। ये अपने प्राइवेट कैपेसिटी में आए, किसी एनजीओ ने उनको बुलाया। आखिर वो कौन सा एनजीओ है बताइए? सवाल उठ रहे हैं कि जब यूरोपीय सांसदों का दौरा निजी है तो उनकी पीएम से मुलाकात क्यों कराई गई? यूरोपियन सांसदों जो एक व्यक्तिगत यात्रा पर हैं, उनके लिए लाल कालीन बिछाकर कश्मीर में उनका स्वागत कर रही है, और वह भी तब जब उन्हें उनके देशों के द्वारा औपचारिक यात्रा पर नहीं भेजा गया, बल्कि उन्हें एक अनौपचारिक यात्रा पर एक अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस ब्रोकर के द्वारा लाया गया है। यानी देश के सांसदों से शांति का खतरा है और विदेशी सांसदों का कश्मीर में स्वागत है। माडी विमेंस इकोनॉमिक एंड सोशल थिंक टैंक नाम से एनजीओ चलाती है। एनजीओ WESTT ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड सहित 14 देशों में काम करता है। राजनीतिक स्तर पर अहम मुद्दों पर जागरूकता अभियान चलाता है। पिछले साल यूरोपीय सांसदों की एक टीम को मालदीव भी भेजा गया था। एनजीओ को सबसे ज्यादा फंडिंग ब्रिटेन की माडी ग्रुप ही करती है। माडी ग्रुप की डायरेक्टर भी माडी शर्मा उर्फ मनु शर्मा ही है। पिछले साल एनजीओ को सिर्फ 19 लाख रुपए की फंडिंग हुई थी। अपने ट्विटर प्रोफाइल पर खुद को इंटरनेशनल ब्रोकर बताने वाली माडी शर्मा के सोशल साइट्स पर कई मोटिवेशनल वीडियोस भी मौजूद हैं। मगर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर यूरोपियन सांसदों के दौरे के आयोजन के लिए उन्हें फंडिंग किसने की? विदेशी सांसदों की यात्रा को प्रायोजित बताते हुए प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके सरकार को घेरा। उन्होंने लिखा, भारत के किसानों, बेरोजगारों, युवाओं के लिए ये सुविधा नहीं है कि पीएम से मुलाकात हो सके, समस्याएं सुनी जा सके, लेकिन माडी शर्मा जैसी इंटरनेशनल बिजनेस ब्रोकर बड़ी शान से लिख सकती हैं, भारत आइए, हम आपका खर्चा भी उठाएंगे, पीएम ऑफिस में हमारी पहुंच है, हम आपको पीएम से भी मिलवाएंगे। इन बिजनेस ब्रोकर की पीएम ऑफिस में पहुंच बनी कैसे? यूरोपियन यूनियन के जिन सांसदों ने जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार के काम की तारीफ की, उन्होंने भी ये कहा कि जैसे हमें यहां आने की इजाजत दी गई, वैसे ही भारत के भी विपक्षी नेताओं और सांसदों को यहां आने की इजाजत होनी चाहिए। It was very interesting, lots of data, lots of information, but I think if you let in people from the European Parliament, you should also let in opposition politicians from India. So there is some kind of disbalance, but the government should somehow address it. I think as long as we have access to Kashmir, politicians from India are entitled to have access as well. पाकिस्तान सरकार ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को एक बार फिर से न्योता भेजा है। इस बार करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में सिद्धू को पाकिस्तान बुलाया गया है। सिद्धू ने भी पाकिस्तान का ये न्योता स्वीकार करने में देरी नहीं की। इससे पहले पाकिस्तान ने नवजोत सिंह सिद्धू को करतारपुर कॉरिडोर से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा। पाकिस्तान के सांसद फैसल जावेद खान ने प्रधानमंत्री इमरान खान के निर्देश पर नवजोत सिंह सिद्धू से फोन पर बातचीत की और उन्हें 9 नवंबर को पाकिस्तान बुलाया। पाकिस्तान सरकार के इस न्योते को सिद्धू ने स्वीकार भी कर लिया, यानी सिद्धू एक बार फिर पाकिस्तान जाएंगे। इससे पहले इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने सिद्धू पाकिस्तान पहुंचे थे। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने और पाकिस्तानी सेना प्रमुख से गले मिलने को लेकर सिद्धू की तीखी आलोचना भी हुई थी। दरअसल करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन 9 नवंबर को पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान और भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
भारत ने करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते करतारपुर साहिब जाने वाले 575 श्रद्धालुओं की सूची पाकिस्तान के साथ साझा की है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, हरसिमरत कौर बादल, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा पंजाब के कई सांसद और विधायक शामिल होंगे। लेकिन ये लोग पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जबकि सिद्धू पाकिस्तान जाएंगे, जिससे एक बार फिर कांग्रेस और सिद्धू बीजेपी के निशाने पर आ गए। गुरु नानक देव जी की ब्लैसिंग ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਟਰੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਸਟ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਟੀਮ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਕਿस्तान ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण के लिए हरियाणा पंजाब को दोषी ठहराया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए हरियाणा और पंजाब की सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए बीजेपी से कार्रवाई करने की गुहार लगाई। कल से आसमान देख रहे हैं हम लोग, बहुत बुरा हाल, चारों तरफ धुआं ही धुआं आसमान के अंदर नजर आ रहा है और वो देख के ही पता चल रहा है कि ये पड़ोसी राज्यों से जो फसलें जल रही है उनका धुआं बहुत तेजी से दिल्ली के अंदर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक सरकारी बस ने ट्रेलर को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 लोग घायल हो गए। टिकटॉक स्टार और हरियाणा बीजेपी की नेता सोनाली फोगाट ने अपनी बहन और जीजा पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया है। तो किसी बात को लेके उनकी अपनी जीजा के साथ और बहन के साथ तो होगी, तो उन्होंने अमन पूनिया और उसकी बहन ने उनके साथ गाड़ी गलोच किया, गाड़ी गलोच और जान से मारने की धमकी वगैरह का इस तरह की बात सामने है। माफिया डॉन इकबाल मिर्ची से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। हरियाणा के फतेहाबाद में प्रशासन ने पराली जलाने के आरोप में 115 किसानों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रदूषण को देखते हुए नगर निगम की ओर से फायर ब्रिगेड की टीम ने पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया। स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने पर्यावरण अवार्ड लेने से इनकार करते हुए कहा कि जलवायु आंदोलन के लिए विज्ञान को सुनने की जरूरत है, न कि अवार्ड लेने की। अमिताभ बच्चन के घर पर दिवाली पार्टी में ऐश्वर्या राय की मैनेजर अर्चना सदानंद के लहंगे में लगी आग को बुझाने के दौरान शाहरुख खान थोड़ा झुलने के लिए विज्ञान को सुनने की जरूरत है, न कि अवार्ड लेने की। अमिताभ बच्चन के घर पर दिवाली पार्टी में ऐश्वर्या राय की मैनेजर अर्चना सदानंद के लहंगे में लगी आग को बुझाने के दौरान शाहरुख खान थोड़ा झुलस गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस के लिए राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता शुरू हुई, जिसमें मोहक रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंसिंग नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं करने पर बंधन बैंक लिमिटेड पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और फौरन लौटने वापस आप बने रहिए हमारे साथ।